नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं महा एग्जिट पोल। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं, और अगर एग्जिट पोल के अनुमान फाइनल नतीजे के करीब रहे तो देश की सियासत पर इसका क्या असर होगा, आज मैं इसका पूरा विश्लेषण करूंगा। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बनेगी किसकी सरकार, क्या कह रहे हैं पोल ऑफ पोल्स। उससे पहले हरियाणा में मतदान के बाद दावों का रुझान देख लेते हैं। कांग्रेस झूठ का गुब्बारा है, आज उसकी हवा निकल जाएगी और 8 तारीख को फूट जाएगी। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने जाएगी। जनता जैसे वोट करेगी हम उसके हिसाब से हम सभी उनको मान्य होगा। 8 तारीख तक इंतजार करो, पता चल जाएगा। या हरियाणा में 3/4 बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। कि कांग्रेस पार्टी 75 से लेकर के 90 सीटों के बीच में जीत करके अगली मजबूत सरकार इस हरियाणा को देने वाली है। हमारे पास आएंगे लोग चलकर। बच्चे बच्चे के हर नागरिक की जबान पर है कि सरकार अब कांग्रेस की बनने जा रही है। हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। हरियाणा में उसी पार्टी की सरकार बनाती है जिस पार्टी की सरकार केंद्र में हो। बीजेपी की सरकार जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। क्या कह रहे पोल ऑफ पोल्स, महा एग्जिट पोल। जी हां, तो इस महा एग्जिट पोल में मेरे साथ इस चर्चा के लिए एक पूरा पैनल मौजूद है। मेरे साथ हैं आदेश रावल, वरिष्ठ पत्रकार लोकमत के, और इसके साथ ही साथ पंकज शर्मा जी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और पैनल में है वरिष्ठ पत्रकार दिबांग। चंडीगढ़ से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बलवंत तक्षक जी भी जुड़ गए हैं। बलवंत जी, आपका भी स्वागत है। और कुछ ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और प्रेम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी, आपका भी स्वागत है। तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहले बात हरियाणा की ही करते हैं, क्योंकि हरियाणा में जो एग्जिट पोल, तमाम एग्जिट पोल आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन के टॉप में, आप देख सकते हैं जो टैली चल रही है उसके मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिख रही है। तमाम एग्जिट पोल, तमाम जो एजेंसीज हैं, जिनके जो सर्वे एजेंसीज हैं, जिनके एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया प्रेम जी आपकी लेंगे। प्रेम जी, क्या कहेंगे? ये जो तमाम एग्जिट पोल हरियाणा में इशारा कर रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। एग्जिट पोल की अपना विज्ञान है, उनके विज्ञान को प्रणाम है, लेकिन हमें पूरा विश्वास अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने मतदाताओं पर है। और हमें पूरा विश्वास है आदरणीय रोहित जी कि हम जो हैं भारतीय जनता पार्टी को एग्जैक्ट पोल में स्पष्ट जनादेश प्राप्त होगा और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार की हैट्रिक होगी। हमें पूरा विश्वास है कि जनादेश हमारे पक्ष में जाएगा। जी, तो चलिए, आप पूरा विश्वास जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये एग्जिट पोल हैं, एग्जैक्ट नतीजे नहीं हैं, ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं। तो बहरहाल हमारे साथ और भी तमाम मेहमान हैं, जल्दी से एक रिएक्शन उनका भी लेंगे। दिबांग, क्या कहना आपका? हरियाणा में एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? मेरे ख्याल से बिल्कुल साफ इशारा है, और हमने देखा कि पिछले दिनों कई एग्जिट पोल इधर उधर भी हो जाते थे, लेकिन हरियाणा में वो स्थिति नहीं है, बिल्कुल साफ है। और बीजेपी के प्रवक्ता अगर इस पर कुछ कहने से बच रहे हैं तो वो भी समझा जा सकता है। जी, पंकज जी आपके पास आऊंगा। पंकज जी, क्या कहेंगे? जो कांग्रेस वापसी करती हुई दिख रही है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जादू है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार रैलियां करते रहे, वो बात है? राहुल गांधी का करिश्मा है, या फिर 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलता हो दिख रहा है? मिला जुला है। राहुल गांधी की मेहनत अपनी जगह है। एंटी इनकम्बेंसी जो है वो प्रादेशिक एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो राष्ट्रीय एंटी इनकम्बेंसी है। जो 10 साल से सरकार चली नरेंद्र भाई मोदी की, अमित भाई शाह की, उससे एक ऊब है, उकताहट है, क्षोभ है, गुस्सा है। स्थानीय कारण अपनी जगह हैं हरियाणा के,
लेकिन आप देखेंगे कि हरियाणा के जो स्थानीय कारण हैं वो अलग हैं और जम्मू कश्मीर के स्थानीय कारण अलग हैं। लेकिन जो एग्जिट पोल आपके रुझान दिखा रहे हैं, बीजेपी को दोनों जगह भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो ये इसका एक राष्ट्रीय आयाम है। प्रेम शुक्ल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो उनको ये कहना ही चाहिए कि जनादेश हमारे पास आएगा और तीसरी बार सरकार बनेगी। बहुत अच्छा है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा जी सिरसा से सांसद हैं, लगातार चुनाव प्रचार करती रही हरियाणा में। सैलजा जी, आपका स्वागत है बीपी न्यूज में। धन्यवाद। धन्यवाद। सैलजा जी, क्या कहेंगी? जो तमाम एग्जिट पोल हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस की वापसी हरियाणा में हो रही है, तो इसे आप किसका जादू मानेंगे? राहुल गांधी का प्रचार है या आप लोगों की मेहनत है? किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, पूरा अच्छी तरह से हमारी बहुत बढ़िया बहुमत से सरकार बनने जा रही है इसमें। और जो आप जीत की बात कर रहे हैं, मैं 3 फैक्टर्स कहूंगी और इसी ऑर्डर में। राहुल जी की मेहनत, भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी, और फिर बाद में हम सब का जो जमीन पर कार्य था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, सबका, तो फिर वो भी है। तो मेनली जो राहुल जी ने माहौल तैयार किया है देश भर में, राज्य में उनकी यात्रा रही और जो एक नई ऊर्जा आई, लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ। और भाजपा का जो 10 साल का काम था, एंटी इनकम्बेंसी एक जगह होती है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि हर तरह से, चाहे आप शहर में जाएं, गांव में जाएं, तो कुछ नजर नहीं आया और कोई कनेक्ट नहीं था लोगों से। जी शैलजा जी, मेरा अगला सवाल वही है जो आपसे इस चुनाव में सबसे ज्यादा वो सवाल किया गया, और अब तो वो सवाल और ज्यादा मौजू हो जाता है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, इसमें शैलजा तो कुछ कह नहीं सकती। ये तो हमारी हाईकमांड ही तय करेगी। हमारी सीएलपी की मीटिंग होती है, उसमें प्रस्ताव होते हैं, फिर उसके बाद हाईकमांड के पास जाता है मामला। ये एक परंपरा है कांग्रेस पार्टी की, और फिर उसमें फैसला हाईकमांड करती है फाइनल। ठीक है, ये परंपरा, एक प्रक्रिया आपने बताई, जाहिर सी बात है। तो इस प्रक्रिया में जो नाम गुजरेंगे, पूरा देश जानना चाह रहा है, आपके तमाम समर्थक हरियाणा में हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, सब जानना चाह रहे हैं, कुमारी सैलजा का नाम भी इस प्रक्रिया में होगा? ये तो हाईकमांड तय करेगा ना, हाईकमांड तय करेगा किसका नाम आएगा और किस पर वो फैसला देंगे। लेकिन सैलजा जी, दावेदारी तो पूरी है ना, क्योंकि हरियाणा में महिला मुख्यमंत्री, लगातार ये एक विमर्श भी बना है पिछले दिनों में। ऐसा है कि मीडिया में ना ये कुछ शब्द हो जाते हैं, तो उन शब्दों में एक दावेदारी भी आप हमेशा डालते हैं, तो उसमें अब आप कुछ भी कहिए। कुछ लोग होते हैं जिनके नाम कंसिडरेशन में होते हैं, तो उनमें सैलजा भी एक हो सकती है। ठीक है सैलजा, लेकिन एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछूंगा। मैं पिछले करीब 16-17 साल से हरियाणा कवर कर रहा हूं, और जब से हरियाणा कवर कर रहा हूं तब से आपका नाम इस रेस में सुन रहा हूं। तो क्या इस बार ये बाधा रेस पार हो जाएगी? ये मेरा भी सवाल है, पूरा देश ये जानना चाह रहा है। वक्त बताएगा, 3-4 दिन की बात है ना, वक्त बताएगा। लेकिन सैलजा जी, दावों की अगर बात करें, दावे तो हर तरफ से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक फाइनल कमेंट आपका इसी सवाल को लेकर सैलजा जी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, महिला हैं, तो जो तमाम क्राइटेरिया होता है जिसका जिक्र भी आप कर रही हैं उसमें भी आप शामिल हैं, लेकिन रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं और आप भी हैं। 2 नाम सबसे आगे चर्चा में है सैलजा जी। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि सीनियर मोस्ट तो हम 2 ही हैं जी, तो इस कारण दोनों का नाम आना स्वाभाविक भी है। बात करते हैं चुनाव सर्वे एजेंसी ध्रुव के एग्जिट पोल की भी हरियाणा को लेकर। देखिए, जब पोल ऑफ पोल्स की अगर बात करें, दैनिक भास्कर की बात करें, आप देखिए दैनिक भास्कर 15 से 29 सीट भारतीय जनता पार्टी, 44 से 54 सीट कांग्रेस, इसके अलावा आईएनएलडी 1 से 5 और अन्य 6 से 9। ध्रुव रिसर्च 27 सीट भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की अगर बात करें 57 सीट कांग्रेस, और इसके अलावा अन्य 6 सीट जिसमें आईएनएलडी भी शामिल है। मेट्राइज की बात करें 18 से 24 भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 55 से 62 सीट, और इंडियन नेशनल लोकदल 3 से 6 सीट, अन्य 2 से 8 सीट।
पीपल्स पल्स की बात करें 20 से 32 सीट भारतीय जनता पार्टी, 49 से 61 सीट कांग्रेस, इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल 2 से 3 और अन्य 4 से 5। और जिस्ट की अगर बात की जाए तो जिस्ट का अगर जो आंकड़ा है वो 29 से 37 सीट भारतीय जनता पार्टी और 45 से 53 कांग्रेस, 0 से 2 आईएनएलडी, 4 से 6 अन्य। और अगर महा एग्जिट पोल की बात की जाए, अगर हम इसके मीन की बात की जाए तो ये देखिए, ये आंकड़ा है, ये फाइनल आंकड़ा बनता है 26 सीट भारतीय जनता पार्टी, 54 सीट कांग्रेस, 2 सीट इंडियन नेशनल लोकदल और 8 सीट अन्य जीत सकते हैं। ये हरियाणा की बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, यानी 54 सीट, यानी बहुमत का आंकड़ा 45 सीट है। और अब ये आंकड़ा दिख रहा है 54 का। आदेश क्या कहेंगे, ये जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, जो महा एग्जिट पोल का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है? देखिए रोहित, एक्सपेक्टेड है, इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 महीने से कि क्या नंबर होगा, क्या रहेगा। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा था कि 55 सीटें कांग्रेस उसके आसपास रहेगी ±3, 25 सीटों पे मैंने बीजेपी का कहा था और ±3। तो जब उसको आप देखेंगे तो ये जो डाटा है इन तमाम एग्जिट पोल्स का, वो उसी सर्वे के आसपास जा रहा है। और ये सबको पता है, अगर मैं ये कहूँ कि पूरे हरियाणा को पता है कि रिजल्ट आने वाला है तो आप आश्चर्य मत करिएगा। लेकिन इन सब के बीच में जब तक एग्जैक्ट नंबर नहीं आ जाता तब तक हम बात नहीं कर सकते। 8 तारीख का वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा आपको कि 10 साल राज करने के बाद भी बीजेपी अगर 25 से 30 सीट पे आ रही है तो अच्छा प्रदर्शन है, क्योंकि जब 2014 में कांग्रेस बाहर हुई थी तो उसके सिर्फ 15 सीटें आई थी। इसका बड़ा कारण ये है कि इलेक्शन 2 पार्टियों के बीच हो गया है, यानी यहाँ रीजनल पार्टीज को कोई ज्यादा सीट्स नहीं मिल रही हैं, इसलिए बीजेपी का नंबर ज्यादा अच्छा आ रहा है। बिल्कुल, बलवंत अक्षर जी के पास चलेंगे। बलवंत जी, क्या कहेंगे आप, जो महा एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, तमाम एग्जिट पोल का जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, 54 सीट पर कांग्रेस आगे दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 26, यानी एक तरह से देखा जाए लगभग दोगुनी छलांग कांग्रेस की। तो इसे किसे, ये लीडरशिप का करिश्मा है या सीधे तौर पर 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी? मैं रोहित जी आपको ये कहूँगा कि चुनाव की घोषणा से पहले ही लोगों ने मन बना रखा था कि कब विधानसभा चुनाव हों और कब हम भाजपा को चलता करें। ये एक दिन की या चुनाव प्रचार की बात नहीं है। लोग भाजपा के 10 साल शासन से ऊब गए थे और वो भाजपा को एक बार सत्ता से बेदखल करना चाहते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो होता है उसका एक्ट क्या है, वो कैसे जनता से बिहेव कर रहा है। मैं आपको बताऊं, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे तो एक बार प्रचार के दौरान किसी ने चांदी का उनको मुकुट पहनाया, वो उनके यहाँ भाषण देते वक्त कान को कहीं टच कर गया तो उन्होंने मुड़ के कहा मैं गर्दन काट दूंगा। एक आदमी उनका स्वागत कर रहा है जो कर्मचारी चयन आयोग का मेंबर है, उसको खट्टर साहब ने किस तरह से डांटा था, वो पीछे झिझक के पीछे खड़े हो गए। दूसरा, खट्टर साहब एक जनता दरबार लगा रहे थे, किसी महिला ने कहा कि आप हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री लगा दीजिए ताकि रोजगार का व्यवस्था हो जाए, बच्चे बहुत बेरोजगार हैं। तो मुख्यमंत्री ने हंसते हुए कहा बैठ जाओ, अगली बार जब चंद्रयान 2 जाएगा तो आपको चंद्रमा पर भेजेंगे। तीसरा जो मुद्दा था, अभी चुनाव प्रचार के दौरान एक कार्यकर्ता ने कहा कि सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भले आ जाए लेकिन यहाँ से तो भाजपा का उम्मीदवार हारेगा। पूर्व मुख्यमंत्री गुस्से में हो गए और उन्होंने सिक्योरिटी वालों से कहा इसे बाहर निकालिए। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने लगातार ये कहा कि धरने पर बैठने वाले किसान नहीं है, ये नकली किसान है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का जो राज था, लोगों ने 10 साल के बाद उनको सत्ता से तो हटा दिया रोहित जी। लेकिन मुझे ध्यान है कि पानीपत में प्रचार के दौरान किसी युवक ने माला डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, हुड्डा साहब ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई रथ से और उन्होंने उन पर हमला किया। हुड्डा साहब ने पुलिस से कहा कि इसको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, इस पर मुकदमा दर्ज करने की जरूरत नहीं, हो सकता है किसी परेशानी में वो गुस्सा निकल गया होगा। तो मैं कहता हूँ हुड्डा साहब ने 10 साल में किसी व्यक्ति से इस तरह की बात नहीं की कि उसको अपमानित किया हो या उसका कोई नुकसान किया हो। तो 2 मुख्यमंत्रियों के अगर 10 साल के राज की तुलना करेंगे तो लोगों को लगता है कि कांग्रेस ठीक है, हुड्डा साहब ठीक हैं। और मुझे लगता है कि चुनाव प्रचार की बात तो लोग तो चुनाव का इंतजार कर रहे थे रोहित जी। और भारतीय जनता पार्टी जब 75 पार का नारा दिया था, मतदान के बाद
हम मिले थे गुड़गांव में, मैंने कहा था 40 से 45 के बीच में भाजपा की सीटें आएंगी, जबकि बहुत सारे पत्रकारों ने कहा कोई 70 आएंगी, 65 आएंगी, 75 आएंगी, 82 आएंगी, और उस समय 40 सीटें ही आई थी। तो मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के आसपास भी नहीं आएगी। तो बलवंत जी, आपका आंकड़ा क्या है? आपको क्या लगता है कितनी सीट तक कांग्रेस पहुंच जाएगी? आपका अनुमान अगर आप बताना चाहें मैं एग्जिट पोल के तरह। मैं आपको बताना चाहता हूँ 60 से ऊपर सीटें होंगी कांग्रेस की। चलिए 60 से ऊपर सीटें। मैं एक बार प्रेम और एक और आपको बता दूं जी, बलवंत जी अपनी बात पूरी कीजिए। जो हरियाणा सरकार की जो खुफिया विभाग की रिपोर्ट है उसमें कांग्रेस को 64 सीटें दी हैं और भारतीय जनता पार्टी को 20 से 22 के आसपास सीटें दी हैं। बाकी दूसरी पार्टियों में जो बटेंगी, जननायक जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता कोई खाता खुलेगा, बसपा का इस बार खाता खुलेगा, 90 सीटों पर लड़ रही आम आदमी पार्टी का भी खाता नहीं खुलेगा, कुछ निर्दलीय आएंगे, कुछ इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक चुने जाएंगे। और ये एक और इस चुनाव में जो बड़ी बात थी रोहित जी, ये चुनाव होना तो चाहिए था भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अदर्स जी, लेकिन चुनाव था कांग्रेस वर्सेस अदर्स। आपने सुना हो तो गोपाल कांडा ने यह कहा कि चुनाव के बाद हम हलोपा, इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के जितने भी विधायक आएंगे हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और चुनाव में भी हर पार्टी ने कांग्रेस की कोई निशाने पर रखा, भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दलों ने निशाने पर नहीं रखा। तो ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस अदर्स था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बलवंत जी आपने कही है। प्रेम जी देखिए, हरियाणा में आप लोगों ने इस चुनाव में एक नारा आपने दिया और यह हकीकत भी हरियाणा की कि हरियाणा में नौकरियों को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। पिछली सरकारों में आपने कहा कि हरियाणा में खर्ची और पर्ची का सिस्टम हमने बंद किया। मैंने हरियाणा को बड़े करीब से देखा, बिल्कुल इस तरह की कई बार कई बातें सामने आई। खर्ची का मतलब है कि पैसा देकर नौकरियां लगना, पर्ची का मतलब है कि सिफारिशी चिट पर नौकरियां लगना, कि आपने इसको बंद किया। एक तरफ यह उपलब्धि भी रही आपकी सरकार की, लेकिन उसके बावजूद एग्जिट पोल अगर ये इशारा कर रहे हैं तो क्या ये किसानों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ रही है? किस तरह से आप इसे देखते हैं प्रेम जी? रोहित जी, जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता किसी भी प्रकार का विश्लेषण जो है वो जल्दबाजी होगी जी। और जहां तक बात हमारे इस पैनल में आदरणीय बलवंत तक्षक जी जैसा पत्रकार बैठा है, हम लोग की सनातन नीति है निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, तो निंदक को नीरे राखिए। चैनल पर बैठा है उनको मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, हम लोग कांग्रेस के प्रवक्ता तो है नहीं। अब तक अगर कांग्रेस के प्रवक्ता कांग्रेस के विरोध में इस तरह का एग्जिट पोल होता तो चैनल को कह देते कि खरीद लिया है भाजपा ने, पत्रकारों के लिए भी अपशब्द अभद्रों का प्रयोग करते। लेकिन हम आपके जो भी आपके जो सुझाव है, सलाह है, उस विमर्श को हम प्रणाम करते हैं। आपने जो कहा वो आपका अनुभव होगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमने भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने यथासंभव जन सेवा की है और जनता उनकी सेवा के आधार पर जनादेश देगी। हम अंतिम परिणाम आने तक किसी भी प्रकार के विश्लेषण के पक्ष में नहीं है। ठीक है प्रेम जी, और मैं बल्कि आपकी तारीफ भी करूंगा जिस तरह से आपने जो बात कही। आपने कहा ठीक है, स्वीकार है जो भी है, क्योंकि ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, एक तरह से अनुमान है। देबांग के पास आऊंगा। देबांग, क्या कहेंगे आप? ये जो एक तरफा बढ़त मिलती हुई दिख रही है, कोई भी एजेंसी, कोई भी सर्वे भारतीय जनता पार्टी को उस तरह की बढ़त बनाते हुई नहीं दिखाई दे रही साफ तौर पर। देखिए, एक बात साफ है रोहित कि अगर आप बात करें किसानों की, अगर आप बात करें अग्निवीरों की, बेरोजगारों की, अगर आप बात करें पहलवानों की, जिससे महिलाओं का मुद्दा जुड़ा हुआ है, जाटों की, दलितों की, तो वो नाराज़ हैं, ये साफ दिखाई देता है। ये नाराज़गी इसी तरह का आंकड़ा देती है। अगर ये नाराज़गी थोड़ी कम हुई तो ये आंकड़ा नहीं होता। दूसरी बात, जो एक महत्वपूर्ण बात है, प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, उनसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि 2014 को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए गए थे, जोर शोर से गए थे। हरियाणा में भी मोदी सरकार का नारा लगा था। 10 रैलियां की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में। इस बार प्रधानमंत्री केवल 4 बार गए। पिछली बार तो एक ही दिन में चार जगह पर उन्होंने रैली की थी। इस बार केवल 4 बार गए। नारा क्या लगा? भरोसा दिल से बीजेपी फिर से। मोदी जी का नाम वहां गायब रहा। बड़े पोस्टरों में जहां हमने देखा कि मुख्यमंत्रियों के चेहरा नहीं दिखाई देता था, यहां मोदी जी हाशिए पर दिखाई दिए। जहां तक पोस्टरों की बात है, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या बीजेपी को एहसास था कि ये हार होने वाली है, इसलिए मोदी जी का चेहरा ज़्यादा न इस्तेमाल किया जाए, या
कहीं ऐसा है कि बीजेपी में कोई अंदरूनी बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, उसका एक संकेत है? क्योंकि अब बड़ा चुनाव आने वाला है महाराष्ट्र में, वहां पर क्या होने वाला है? आप विकसित भारत की बात करने वाली पार्टी हैं, आपके पास जितने तेजी से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं वो सारे सेंटर्स फिसल रहे हैं। आपके पास हैदराबाद नहीं है, चेन्नई नहीं है, बेंगलोर नहीं है, मुंबई है ले दे के, अब हरियाणा का गुड़गांव भी आपके हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, नोएडा जरूर आपके पास है। तो कहाँ जा रही है पार्टी? क्या इसमें कुछ छुपे हुए संदेश भी हैं जो पार्टी में बदलाव की जो कयास लग रहे हैं, जिनकी सत्ता के कॉरिडोर्स में चर्चा है, क्या उस ओर भी ये इशारा करते हैं? जी, यह बड़ी बात आपने दिमाग की, क्योंकि इसका एक मतलब ये सवाल भी उठना बड़ा लाजमी है। मैं आदेश आपके पास आऊंगा। आदेश, हरियाणा को लेकर जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये तमाम जो एग्जिट पोल के आंकड़ा सामने आया है, आदेश एक तरफ किसान, अग्निवीर, देबांग ने भी जिनका जिक्र किया या बलवंत जी बता रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो हरियाणा में कैडर था, देखिए 14 और 19 की बात करें, 10 साल हरियाणा की सत्ता में अगर कोई पार्टी काबिज रहती है तो जाहिर सी बात है कि संगठन भी होगा, लेकिन क्या वो कार्यकर्ता उस तरह से जुटा आपको दिखा इलेक्शन में? क्योंकि अमूमन हरियाणा में कहा जाता नहीं, किसी की सरकार आती है, किसी को किसी सरकार से कोई काम हो या ना हो, आदमी इतना जरूर कहता है कि भाई स्वाद आ रहा है, कि कार्यकर्ताओं को स्वाद नहीं आया। और यही वजह दिखी कि वो उस तरह से इस चुनाव में नहीं दिखे जैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव में लड़ता है, भिड़ता है। नहीं, देखिए, इसकी बड़ी वजह है बीजेपी का काम करने का तरीका। मैंने पहले भी कहा था, अब फिर बोल देता हूँ कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को मान सम्मान नहीं दिया। जो दूसरी पार्टी से बाहर के लोग आए उनको आपने महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया। इसका उदाहरण है कि आपने लोकसभा चुनाव में 10 में से 6 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से लाए हुए लोगों को टिकट दी। इसका उदाहरण है कि आपने हाल ही में राज्यसभा सीट दी जो किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी से आई थी। तो जो आपके जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, और हरियाणा में बीजेपी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं थी 2014 से पहले, वो हमेशा ही एक छोटी पार्टी रही है। मुझे याद है कि ओम प्रकाश चौटाला के साथ जब सरकार थी तो बहुत छोटी हिस्सेदारी बीजेपी की थी। और आप देखिए, रामविलास शर्मा जो एकमात्र ऐसे नेता थे जो पूरे हरियाणा में बीजेपी के लिए संघर्ष करते थे, आपने उनको इन 10 सालों में हाशिए पर रखा, आखिर में उनकी टिकट तक काट दी गई। तो बीजेपी ने अपने घर के लोगों का सम्मान नहीं किया, अपने कार्यकर्ता का सम्मान नहीं किया, बाहर के लोगों को बुला के सारे महत्वपूर्ण पद दिए। ये मुझे सबसे बड़ी वजह लगती है। और इसी वजह के कारण मुझे लगता है कि ये जो इस बार बगावत हुई बीजेपी के अंदर, जब पहली सूची आई थी और खुल के लोगों, कोई रो रहा था, कोई धमकी दे रहा था, कोई कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुला रहा था, तो ये ऐसा बीजेपी में मैंने पहली बार देखा है। इसका एक कारण मैं ये भी कहूँगा कि क्योंकि बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप थोड़ी कमज़ोर हुई है, इसलिए भी ऐसे बगावत देखने को मिली है। लेकिन बीजेपी को अपने कार्यकर्ता का, अपने नेता का सम्मान करना चाहिए था अगर उसे वापस तीसरी बार सरकार हरियाणा में बनानी थी तो। बलवंत जी, सवाल आपसे, जो आदेश भी बात कह रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी ने 14-19 में सरकार बनाई, करिश्मा करके दिखाया, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन बाहर से जो नेता आए और जो बीजेपी के ऑर्गेनिक नेता थे उनको तवज्जो नहीं मिल पाई। और देखिए, मैं बलवंत जी, आप एक बड़ी खास बात है, आज हम हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम सिर्फ 2 नाम की चर्चा कर रहे हैं कि हुड्डा और सैलजा में से कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, कौन बड़ा दावेदार बन सकता है। सारे दावेदार तो बीजेपी अपने यहां ले आई, कुलदीप बिश्नोई, अब अगर हम बात करें, इसके अलावा राव इंद्रजीत, विजेंद्र सिंह भी यहीं आगे थे, हालांकि अभी वो चले गए, और इसके अलावा किरण चौधरी, यानी कांग्रेस की जितनी गुटबाजी थी वो बीजेपी अपने साथ ले आई। और ये इतने बड़े नेता थे कि अकेले आने वाले में से नहीं थे, इनके साथ और भी लोग आए। और ऐसे में बीजेपी के जो अपने कार्यकर्ता थे, जिन्हें कहा जाए कि इनके जो मातृ संस्था से निकले हुए लोग थे, वो दरकिनार हुए। क्या आप इसे भी इस तरह से भी देखा जा सकता है बलवंत जी? देखिए रोहित जी, मुख्यमंत्री की जहाँ तक बात है, इसमें कोई शक नहीं कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 10 तारीख तक शायद विधायक दल की मीटिंग होकर और नेता चुन लिया जाएगा। यहाँ से जो प्रस्ताव पारित होगा, कांग्रेस हाईकमान को मुझे नहीं लगता कि हुड्डा साहब को नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव आने हैं और उससे एक इस तरह का संदेश नहीं जाना चाहिए कि किसी के नेतृत्व में चुनाव हों और उसको दरकिनार कर दिया जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी, अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि खट्टर साहब ने सेवा की है, नायब सिंह सैनी साहब ने सेवा की है और उस सेवा के बदले में भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आएगी। तो मैं कहता हूं कि भाजपा की सरकार ने
किसानों की सेवा की है, पहलवानों की खूब सेवा की है, जवानों की खूब सेवा की है, सरपंचों की खूब सेवा की है, आंगनबाड़ी वर्करों की खूब सेवा की है, और ये सब उस सेवा के बदले भाजपा को इस चुनाव में मेवा देंगे। दूसरी, आदेश रावल साहब ने कहा, मैं कहता हूं अगर सेवा की है 10 साल तक तो क्या अपने उम्मीदवार भी तैयार नहीं कर पाए? अगर भाजपा ने सेवा की होती तो निश्चित तौर पे उसके छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सिर आंखों पर बैठाते लोग। नवीन जिंदल से कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करो, हम आपको टिकट दे रहे हैं, वो पार्टी बाद में ज्वाइन करता है, टिकट उसको पहले मिलती है। रणजीत चौटाला से कहा कि आप आज़ाद विधायक है, पार्टी ज्वाइन कीजिए, हम आपको टिकट देते हैं, टिकट दिए, वो हार गए। अशोक तंवर साहब से कहा आप पार्टी में आ जाइए, हम आपको टिकट देते हैं, तंवर साहब हार गए। और उससे पहले की अगर बात करें तो चौधरी धर्मवीर कांग्रेस में मंत्री होते थे, राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस के मंत्री होते थे। इनके पास अपना उम्मीदवार कौन सा है? कोई इनके पास 10 साल में सत्ता में रहने के बावजूद भी अगर कोई पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं ले पाए, उधार के उम्मीदवारों से चुनाव लड़े। दूसरी एक, रोहित जी मैं आपको और बात कहूँ, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 2014 में अपने बलबूते सरकार बनाई। वो सरकार बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। उसके बाद हरियाणा में ग्राफ देखिए कि 47 से अगले चुनाव में 40 आ गई और 10 लोकसभा में से 5 हार गई। और अब लगातार ग्राफ भाजपा का मैं जो देख रहा हूँ लोगों की नाराजगी की वजह से गिरा है। तो सत्ता में आने की तो बात ही नहीं है। लेकिन जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि एक मतलब कांग्रेस का प्रवक्ता की जो बात करें, मैं तो अपने मन की बात कह रहा हूँ। पिछले 40 साल से मैं हरियाणा की राजनीति में देख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी आए तो हमें तो खुशी होगी, हम तो शुक्ला जी को मुबारकबाद देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में इसलिए भी नहीं आएगी कि हरियाणा का इतिहास ही नहीं है। थोड़ा सा और उदाहरण दूँ तो हरियाणा में 1968 में बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद 72 में बहुमत के साथ आए, और तीसरी बार जब कांग्रेस चुनाव में गई तो 3 सीटें आई थी 1977 में। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला साहब बंसीलाल जी की सरकार को गिना के चीफ मिनिस्टर बने 1999 में, 2000 में बहुमत के साथ आए। तीसरी बार उनके पास 2 सीटें आई। आपका कहना है कि इतिहास भी ऐसा नहीं रहा है, और जो तमाम बातें आपने कही वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। जल्दी से प्रेम जी आपका एक और रिएक्शन लेना चाहूंगा। प्रेम जी, जो सवाल उठ रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी वहां पर हुई और इसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है अगर ये अनुमान नतीजों में भी परिवर्तित होते हैं। प्रेम जी, देखिए मैंने पहले ही कहा कि जब तक अंतिम नतीजे नहीं आ जाते, पत्रकार जो हैं विशेषज्ञ होते हैं और विशेषज्ञों का विश्लेषण करने का विशेषाधिकार होता है। हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हम तो जो है निर्णय आने के बाद हमारा नेतृत्व, हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता बैठकर उस पर विश्लेषण करेंगे, फिर उसके बाद किसी निर्णय पर जाएंगे। तो मैं पत्रकारों को उनकी विशेष विश्लेषण की जो शक्ति है उसको प्रणाम करते हुए वो जो भी कह रहे हैं वो मेरे लिए सीख है, उनसे मैं कुछ ग्रहण कर रहा हूं। आज मेरा जो है इस समय कुछ जो है विशिष्ट वक्तृत्व का कोई अवसर ये नहीं है। जो हमारे पत्रकार मित्रों का जो अनुभव है वो साझा कर रहे हैं, उसको मैं ग्रहण करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं पंकज जी। पंकज जी, क्या कहेंगे आप जिस तरह का जो अभी अनुमान आ रहा है एग्जिट पोल का, अगर ये ही नतीजों में तब्दील होते हैं तो जम्मू कश्मीर से अगर हम शुरुआत करें, जम्मू कश्मीर में भी सीधे तौर पर एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको साफ एज दिख रहा है, 46 से 50 सीट के करीब दिख रहा है। तो ऐसे में यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तो भारतीय जनता पार्टी का तो जो शासन था या बीजेपी शासित जो राज्य थे उनकी तादाद तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इस ट्रेंड को किस तरह से देखा जाए भविष्य के लिए? पंकज जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुखद लक्षण है, इसलिए कि 10 साल बाद आप देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो विनम्र होते जा रहे हैं। तो विनम्रता अगर भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल रखी होती तो ये नौबत शायद नहीं आती। आने वाले जितने भी राज्यों के चुनाव होंगे उनमें अब भारतीय जनता पार्टी को इसी वजह से हार का मुंह देखना पड़ेगा। अब आप देखिए कि एक उत्तर प्रदेश को छोड़ दें जहां योगी आदित्यनाथ की थोड़ी स्वायत्त सरकार है, तो कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां मुख्यमंत्री की सरकार है? तो ये जो जनादेश हरियाणा में आता दिखाई दे रहा है, ये मनोहर लाल खट्टर या नायब सिंह सैनी के खिलाफ नहीं है, ये नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह के खिलाफ है। ये जनादेश
भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ है। जी, इस बात को जी, समझने की जरूरत है। ठीक है, मैं दिबांग आपके पास आऊंगा। दिबांग क्या कहेंगे जो बात पंकज जी कह रहे हैं? अब अपने आप में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है दिबांग कि इन तमाम राज्यों का मैंने जिक्र किया जो बीजेपी के हाथ से एक एक करके निकलते गए। हरियाणा की जहां तक हम बात करें तो इससे हरियाणा में क्या कहा जाए कि मनोहर लाल खट्टर, आपने उनको 9.5 साल मुख्यमंत्री रखा और ठीक चंद महीने पहले नायब सिंह सैनी साहब को ले आए कि साहब इससे एंटी इनकम्बेंसी दूर हो जाएगी। ये फॉर्मूला शायद कहीं दूसरे राज्यों में सफल हुआ हो, लेकिन हरियाणा में तो औंधे मुंह गिरते हुए दिख रहा है फॉर्मूला। तो ये जो है ये एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ थी, या ये एंटी इनकम्बेंसी 10 साल का बीजेपी का शासन था उसके खिलाफ थी, या स्थानीय मुद्दे हावी रहे? क्या कहेंगे आप? देखिए, जिन वर्गों का मैंने नाम लिया सभी वर्ग उनसे एक तरीके से नाराज रहे। उनको नाराजगी को कम करने की कोई बड़ी कोशिश आगे बढ़कर बीजेपी ने नहीं की जी, क्योंकि जिस तरह के परिणाम आए लोकसभा के वो उनको इतना ज़्यादा वो उससे हतप्रभ थे कि वो उस बारे में सोच तक नहीं पाए। अगर आप देखें तो बीजेपी का 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें चाहे वो जाट हों, दलित हों, गुर्जर हों, यादव हों, बीजेपी का जो मत प्रतिशत है वो 50 से कहीं ज़्यादा है। अगर आप उसके बाद 24 वाला चुनाव देखें तो कहीं भी वो 50% पर नहीं पहुंच पाते हैं। आज बीजेपी की स्थिति क्या है आप देखिए, जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं उससे साफ हो जाएगा कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा जो वोट मिले, जो उनका ट्रेडिशनल एक तरीके से वोट बैंक है, यानी पंजाबी और अपर कास्ट, इसके अलावा बीजेपी को कहीं भी 50% से ज़्यादा नहीं दिखाई देता। एक बात तो ये इसमें साफ दिखाई देती है। दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है रोहित, कि जो अभी कह रहे थे कि बाहरी लोग, यानी पिछले लोकसभा चुनाव में चाहे वो गृह मंत्री जी हों चाहे और दूसरे मंत्री हों, मैं सबसे यही सवाल पूछता था कि ये जो वॉशिंग मशीन की बात है, आप इससे क्यों नहीं बच पाते हैं? बोले नहीं, हमारे स्थानीय नेता हमसे बोलते हैं, तरह तरह से जवाब देते थे लेकिन जवाब नहीं बन पा रहा था। उसका जवाब नहीं है इनके पास अभी भी। तो क्या जिस तरह से चक्की पीसिंग की बात कही जाती थी, जो इस समय उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में बीजेपी के, क्या वो उनको साथ रखेंगे? क्योंकि इसी शो में, इससे पहले शो में एक बार प्रवक्ता बोल चुके हैं आरएसएस के कि वो परेशान है अजीत पवार से। सी वोटर का सर्वे भी सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी को सी वोटर के मुताबिक बीजेपी की अगर बात करें 20 सीट का अनुमान सी वोटर बता रहा है। कांग्रेस को 50 से 58 सीटों का अनुमान, बीजेपी को 20 से 28 सीटों का अनुमान सी वोटर के सर्वे के मुताबिक। हरियाणा को लेकर सी वोटर का एग्जिट पोल इस वक्त आपके सामने है। 50 से 58 सीटों का अनुमान कांग्रेस, यानी कांग्रेस साफ तौर पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक। तो लगातार अब तक जितने भी एग्जिट पोल आए हरियाणा को लेकर, सबने कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत, पूर्ण बहुमत दिखाया है। ये एग्जिट पोल है और 8 तारीख की अगर हम बात करें तो 8 तारीख को एग्जैक्ट नतीजे भी आएंगे, वो सबसे तेज आप एबीपी न्यूज पर देखिएगा। तो बहरहाल हरियाणा की बात हुई, लेकिन अब बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में किस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, किस तरह से तमाम जो एग्जिट पोल है वो क्या इशारा कर रहे हैं, क्या अनुमान लगा रहे हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। सी वोटर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी 27 से 32 सीट का अनुमान। देखिए बड़ा आंकड़ा 27 से 32। कांग्रेस की बात करें 40 से 48 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक जो अनुमान है, पीडीपी 6 से 12 सीट और अन्य की बात करें तो 6 से 11 सीट। यहां पर भी बहुमत का अगर आंकड़े की बात करें 45, और देखिए कांग्रेस 40 से 48 सीट मिलती हुई दिख रही है सी वोटर के मुताबिक। पीपल्स पल्स की अगर बात करें, बीजेपी 23 से 27। पीपल पल्स और मेट्राइज की अगर बात करें तो देखिए बिल्कुल बराबर आंकड़ा दोनों का, 23 से 27 बीजेपी, मेट्राइज भी दे रहा है और पीपल पल्स भी। 46 से 50 कांग्रेस और 7 से 11 पीडीपी और 5 से 6 अन्य। यानी सीधे तौर पर यहां पर भी सीधी बढ़त दिख रही है एनसी और कांग्रेस के गठबंधन को। अगर महा एग्जिट पोल की बात करें तो आप देखिए महा एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहा है, 26 सीट भारतीय जनता पार्टी, और अगर कांग्रेस की बात करें तो 47 सीट कांग्रेस, यानी बहुमत से 2 सीट ज्यादा। दिबांग क्या कहेंगे आप? 47 सीट बहुमत से 2 ज्यादा जम्मू कश्मीर में भी मिलती हुई दिख रही है। जम्मू कश्मीर में की अगर बात करें, यहां की राजनीति में कई प्रयोग हुए और यहां यह कहा गया कि अब हवा बदल रही है,
तमाम चीजें बदल रही है। क्या कहेंगे आप? लेकिन सवाल यह भी है, 2 सीट ज्यादा सिर्फ बहुमत से, यानी अगर यह आंकड़ा 3-4 सीटें इधर उधर होती हैं तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। दिबांग, मुझे लगता है, देखिए रोहित, ये मार्जिन ऑफ एरर में है, यानी ये हो सकता है, बहुत संभव है कि वहां पर हंग असेंबली हो। अगर थोड़ा भी आंकड़ा इधर उधर होता है तो वह हंग असेंबली हो जाती है। तो इसमें मुझे लगता है जो कमजोर कड़ी है, आप कांग्रेस बोल रहे हैं, कांग्रेस प्लस जो है, यानी एनसी भी है उसमें शामिल, मुझे लगता है कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी रही। जिस तरह से उनको अपना चुनाव प्रचार करना चाहिए था, उम्मीदवार खड़े करने चाहिए थे, जिस तरह के मुद्दे थे उनके पास, कांग्रेस फिर वो पुरानी कांग्रेस, जो भूली भटकी कांग्रेस, उस तरह से दिखाई दी। वरना उनको इतना मौका था कि वो अच्छी खासी, जिस तरह से हरियाणा वाली बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत मजबूत स्थिति में हो सकती थी। यहाँ जो एनसी की जो सीटें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सीटें हैं, जो वैली की सीटें हैं, मेरे ख्याल से उनका प्रदर्शन, यहाँ हम पूरा दोनों को जोड़ के दिखा रहे हैं, उनका प्रदर्शन अगर आप देखेंगे तो कहीं ज्यादा अच्छा होगा। दिबांग, ये बताइए, पीडीपी साथ आ जाएगी? क्योंकि अभी गठबंधन बयान भी आया है। जी हाँ, ये तो अब बयान ही आ गया है। पीडीपी जाहिर है वो यानी बीजेपी कश्मीर के साथ, में गुपकार सरकार, बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं भी साथ नहीं दिखाई देना चाहते बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी के प्रति गुस्सा है। जम्मू क्षेत्र में भी जो धारा 377 है, अलग वजहों से बीजेपी के प्रति गुस्सा है। तो एक तरीके से पीडीपी ने साफ कर दिया कि वो समर्थन करेंगे। पहले भी वो इस ओर इशारा कर रहे थे, बातचीत को तैयार नहीं थे, लेकिन एक वो तिरछापन, आप जानते हैं, अपने महबूबा मुफ्ती से कई बार बात की होगी, तो एक वो रहता है, वो चीज़ अभी भी दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि वो अगर कमी पड़ती है तो वो ज़रूर उसमें मदद करेंगे। जी पंकज जी, क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, यहां पर भी कांग्रेस थोड़ी कमजोर जरूर दिख रही है, जो दिबांग ने भी जिसका जिक्र किया, लेकिन फिर भी बहुमत के करीब, यानी 2 सीट ज्यादा, लेकिन यहां पर थोड़ी जरूरत पड़ सकती है इधर उधर की। नहीं, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कमजोर नहीं दिख रही है। जम्मू रीजन में भी कांग्रेस कमजोर नहीं दिख रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। आप देखिए कि जम्मू रीजन में सीटों की संख्या बढ़ी, लेकिन उस अनुपात में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली सीटों की संख्या नहीं बढ़ रही है एग्जिट पोल्स के मुताबिक। यानी भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन में इस बार उतनी बढ़त हासिल नहीं कर पा रही है जितनी सीटें उसको पिछली बार मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी अगर जम्मू रीजन में भी कमज़ोर हुई है तो आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, कांग्रेस को उतना नुकसान नहीं हो रहा है। जी, तो विद साहब, ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, ये तो दिखा रहे कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ रही है, क्या कहेंगे आप? अभी तो इलेक्शन कमीशन ने पूरा परसेंटेज डिक्लेयर नहीं किया है कि कितने परसेंट मत पड़ा, और मैं भी चुनाव में हूँ, मैंने भी चुनाव लड़ा है, और जो मेरे पास फीडबैक है और जो अम्बाला छावनी में जनता का माहौल है, उसको देखकर मैं दावे से कह सकता हूँ कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना। देखिए विद साहब, अगर आपकी बात की जाए, अम्बाला छावनी की जो बात कर रहे हैं, तो अम्बाला छावनी और अनिल विज का रिश्ता तो पूरा हरियाणा जानता, लेकिन हम पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं। 90 सीटों में से क्या हरियाणा छावनी? विज साहब, और विज साहब, एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि जब से मैं हरियाणा की राजनीति को देख रहा हूं, मैंने विधानसभा में वो तस्वीर भी देखी है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक, उनमें से एक अनिल विज, जो लड़ते रहे, भिड़ते रहे विपक्ष से, और उसके बाद 14 में सरकार में भी आए। लेकिन विज साहब, आज स्थितियां बदल गई हैं। आप सच को स्वीकार करने वाले नेताओं में से हैं। नहीं रोहित जी, देखिए ऐसा है, आप कांग्रेस की स्थिति जो है, जिस प्रकार से ये दड़ों में बटी हुई है, जिस प्रकार से इन्होंने हर जगह पर एक दूसरे को दड़े को हटाने की कोशिश की है, जैसे हर जगह पर एक दड़े को कहीं से अगर टिकट मिली, जैसे कहीं पे शैलजा जी के उम्मीदवार को टिकट मिल गई तो वहां पर दूसरे दड़े ने रिबल खड़ा कर दिया, और ऐसे ही सारे हरियाणा में दिया। तो ये जो एग्जिट पोल होता है, ये उनको कैलकुलेट नहीं कर पाता कि कौन कितना डैमेज कर रहा है, उसका पता नहीं लगता है। तो वो पता तो 8 तारीख को ही लगेगा। और जो मैं फीडबैक दे रहा हूँ, जो मुझे सारा अभी तक पता लगा है सारे हरियाणा का, वो भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। भाई विज साहब, आज आपका एक बयान खूब चर्चा में, आपने कहा कि 8 तारीख को मुख्यमंत्री आवास में मिलेंगे, यानी आपने मुख्यमंत्री पद पर भी दावेदारी ठोक दी।
लेकिन चर्चा यह है कि जब 14 और 19 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार आती हुई दिख रही थी, तब अनिल विज साहब ने कोई दावेदारी नहीं ठोकी। अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार जाती हुई दिख रही है, तो विज साहब कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री आवास में मिलूंगा। क्या कहेंगे विज साहब? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने ये आप ठीक कह रहे हैं, मैं जब 9 से 14 तक विधायक दल का, भाजपा विधायक दल का नेता था, तो आप जानते हैं कि मैंने सारे मुद्दे मैं ही उठाता था वहां पर और मैं सारा करता था और मैं सीनियर मोस्ट था। मैंने कभी पार्टी से आज तक कभी कुछ नहीं मांगा और ना मैंने कभी पार्टी को कुछ कहा। 2014 में भी मैं सीनियर मोस्ट था, मैंने तब भी नहीं कहा। और लेकिन अब जब अदला बदली हुई जी, मनोहर लाल जी को हटाकर नायब सैनिक को बनाया गया, मैंने तब भी नहीं मांगा। लेकिन उसके बाद सारे प्रदेश में एक चर्चा चली कि अगर नायब सैनिक बन सकता है तो अनिल विज क्यों नहीं। तो उसका हमारे कुछ लोगों ने जवाब दे दिया कि नहीं, अनिल विज तो बनना नहीं सकता। तो मैंने वो जो बात थी उसको क्लियर किया कि अगर पार्टी मुझको बनाएगी तो मैं ये दायित्व स्वीकार करूंगा। पार्टी ने आज तक 2 दायित्व दिए राहुल जी, मैंने उसको स्वीकार किया है, तो मैं इसको भी स्वीकार करूंगा और इसको बखूबी निभाऊंगा। विज साहब, आखिरी सवाल, विज साहब दिल पर हाथ रख के कहिए, कितनी उम्मीद है, कितनी सीटों की उम्मीद है? आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? क्योंकि मैंने देखा विज साहब झूठ कम बोलते हैं या ना के बराबर बोलते हैं। बोलता ही नहीं हूँ, कम बोलते नहीं हूँ जी। थोड़ा सा अभी और हम सारा पता कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। चलिए विज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया VP न्यूज से जुड़ने के लिए। जल्दी से फाइनल रिएक्शन लूंगा। आदर्श, क्या कहेंगे आप? विज साहब को आपने सुना, कुमारी सैलजा को आपने सुना, हर पहलू पर हमने चर्चा की, विश्लेषण किया। क्या आप पाते हैं आदर्श कि आदेश कि हरियाणा में सबसे ज्यादा डेंट बीजेपी को किस बेल्ट में लगा, किस मुद्दे ने किया? मुझे लगता है सबसे ज्यादा नुकसान जीटी रोड बेल्ट में हुआ है, जो खासतौर पर समालखा से पानीपत और करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, ये जो बेल्ट है जहाँ पे 10 साल बीजेपी ने राज किया और जिसे गैर जाट बेल्ट माना जाता था, ये उनकी सबसे मजबूत कड़ी थी। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान इस बार इनको हुआ है। लेकिन इसके साथ ही फरीदाबाद बेल्ट में और अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी को फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। उसका जो नुकसान वहाँ पे उन्होंने कवर अप कर लिया है जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी का कोर वोट बैंक था 10 साल का, जिसको गैर जाट वोट बैंक कहा जाता था, उसको बीजेपी ने अच्छे से टैकल नहीं किया इन 10 सालों में और खासकर इन आखिरी के 5 सालों में, इसलिए उस क्षेत्र में ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक बात इसमें ऐड कर देता हूँ, और राहुल गांधी की जो यात्रा निकाली गई, जो नारायणगढ़ से शुरू हुई थी, वो उसी क्षेत्र से निकाली गई थी जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। नारायणगढ़ वो विधानसभा सीट है जहाँ से नायब सिंह सैनी पहली बार मुख्यमंत्री बने, विधायक बने, फिर वो लाडवा लड़ रहे हैं, वहाँ से टच किया गया। थानेसर कुरुक्षेत्र से सांसद रहे, फिर वहाँ पे समापन किया गया। तो एक स्ट्रैटेजिकली उस एरिया पे कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रचार प्रसार ज्यादा किया है सेंट्रल लीडरशिप के जरिए। दिमाग आदेश बड़ी बात कह रहे हैं कि जो बीजेपी की ताकत थी, जीटी करनाल रोड बेल्ट यानी पंजाबी बाहुल्य जो इलाका, वहीं पर बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। इसके अलावा क्या मुद्दा लगता है दिबांग आपको, जिसने सबसे ज्यादा डेंट भारतीय जनता पार्टी को किया हरियाणा में? देखिए, वही मुद्दा है जो पिछली बार भी था, जिसमें उनको 10 सीटें उन्होंने गंवाई। वही बात थी कि लोग नाराज़ हैं, चाहे वो किसान हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो जाट हों, कुछ किया भी नहीं, चाहे वो पहलवान हो। और जिस तरह से पहलवानों का जो भी आंदोलन चला, जिस तरह से महिलाओं ने उसको उसके साथ आइडेंटिफाई किया, उसमें लगातार सवाल हो रहे थे और बीजेपी ने कोई कदम नहीं उठाया, सीधा चुनाव पे उतर गई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन चुनाव नतीजों का असर, क्या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व फिर से बैठेगा और आगे वाला जो चुनाव है, जो बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र का, उस पर कोई कदम उठाएगा, ये देखने वाली बात होगी। पंकज जी, बड़े संक्षेप में फाइनल कमेंट आपका। पंकज जी, देखिए, ये एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहे हैं? ये एग्जिट पोल ये इशारा कर रहा है कि हर जाति में, हर समुदाय में, समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक क्षोभ का माहौल है और ये नतीजे उसी का प्रतीक हैं। प्रेम जी, फाइनल रिएक्शन। देखिए, हम जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा दोनों जगह जीतेगी और कांग्रेस और उसके समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार ईवीएम को दोष देंगे।
पंकज जी आज ही तय कर लीजिए कि ईवीएम जो है वो दुरुस्त है कि नहीं तो आप 8 तारीख को ईवीएम पे दोष देने लगेंगे।